आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं आप लोग मेरे साथ। ये 8वां वीडियो है मॉडर्न इंडिया पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण कौन कौन से थे। भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था वो कई चरणों में विभक्त था, यानी उसका स्वरूप अलग अलग कालों में अलग अलग था। उसे हम उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण कहते हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? भारत में ब्रिटिश राज, जो कि 1757 में प्लासी के युद्ध से ब्रिटिश राज की स्थापना हुई, प्लासी के युद्ध से। तो भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना का मूल उद्देश्य भारत पर शासन को ब्रिटेन के लिए फायदेमंद बनाना था। ठीक है, पहली बात, भारत पर शासन को ब्रिटेन के लिए फायदेमंद बनाना था। उपनिवेशवाद को समझने से पहले, उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण को समझने से पहले आइए हम उपनिवेशवाद को ध्यान देते हैं कि उपनिवेशवाद होता क्या है। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से पूर्व की अवस्था है, मतलब पहले की अवस्था है उपनिवेशवाद, जिसका अर्थ है किसी देश द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र पर सत्ता स्थापित करके या शासन स्थापित करके अधिकाधिक लाभ कमाना। किसी विदेशी क्षेत्र पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित करके अधिकाधिक लाभ कमाना, यानी विदेशी क्षेत्र पर जो शासन स्थापित होता है उसका उद्देश्य उस देश को फायदा पहुंचाना नहीं है, बल्कि मूल देश को, यानी जो देश शासन कर रहा है, मूल देश को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना होता है। इसका मतलब है कि जिस देश में उपनिवेश स्थापित किया जाता है, जो विदेशी क्षेत्र है जिसे उपनिवेश बनाया जाता है, उसका शोषण किया जाता है। ठीक है, ऐसे में जो शासित देश होता है वो उपनिवेश कहलाता है ना। शासक देश और शासक देश जो भी नीतियां और कार्यक्रम बनाता है वो उपनिवेश के शोषण के लिए बनाता है। जो भी नीतियां और कार्यक्रम शासक देश द्वारा बनाया जाता है वह उपनिवेश के शोषण के लिए बनाया जाता है। ये होता है उपनिवेशवाद। यानी उपनिवेश में जो भी नीतियां और कार्यक्रम बने, चाहे आर्थिक नीतियां कार्यक्रम, चाहे राजनीतिक प्रशासनिक, उसका उद्देश्य उपनिवेश का शोषण करना होता है, न कि उपनिवेश को फायदा पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट, रजनी पामदत्त। ऐसे तो मुगल भी बाहर से ही आए थे, लेकिन मुगल इस देश का शोषण नहीं करते थे। मुगल इसी देश में राज करते थे, इस देश की मुद्रा किसी दूसरे देश में नहीं ले जाते थे, है ना। नेक्स्ट, रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक, रजनी पामदत्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिया टुडे, यानी आज का भारत। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 चरणों में बांटा है। ये 3 चरण कौन कौन से हैं? वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, जो कि 1757 में प्लासी के युद्ध से प्रारंभ होता है और 1757 से 1813 तक चलता है। सवाल पूछा जाएगा कि 1757 से 1813 तक का चरण किस नाम से जाना जाता है? जो उपनिवेशवाद का चरण था उसे हम वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण कहते हैं। इसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 से 1857 तक, क्रांति तक, है ना। नेक्स्ट, वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1858 से 1947 तक। उपनिवेशवाद के 3 चरण है, वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। 3 चरणों में विभाजित करने का काम रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में किया है। ये सवाल पूछा गया है कि किस इतिहासकार ने भारत में उपनिवेशवाद को 3 चरणों में विभक्त किया है? आप कहेंगे रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में। नेक्स्ट, इसमें आज हम पहले चरण का अध्ययन करेंगे मुख्य रूप से। वाणिज्यिक पूंजीवाद क्या था, इसमें गतिविधियां क्या रही, भारत का शोषण कैसे हुआ और प्रभाव कैसे पड़ा। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण यानी पहली अवस्था, प्रथम अवस्था वाणिज्यिक पूंजीवाद 1757 से 1813 तक। ब्रिटिश उपनिवेशवाद, भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था उसकी शुरुआत कब हुई, यानी भारत उपनिवेश कब बना? आपसे पूछा जाएगा कि भारत उपनिवेश कब बना, आपका जवाब होगा 1757 में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत 1757 में होती है, जब प्लासी विजय के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। प्लासी में विजय के पश्चात बंगाल पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हुआ। उसी समय भारत में उपनिवेशवाद का प्रारंभ होता है और इसी समय भारत में वाणिज्यिक पूंजीवाद का पहला चरण प्रारंभ होता है, यानी उपनिवेशवाद का पहला चरण वाणिज्यिक पूंजीवाद। वाणिज्यिक पूंजीवाद का अर्थ होता है मुख्य रूप से व्यापार के माध्यम से लाभ कमाना। इस काल में कंपनी के 2 उद्देश्य थे। कौन कौन से थे? एक, भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार करना। आपने देखा होगा कि
कई विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ था। फ्रांसीसी भी आए थे, अंग्रेज भी आए थे, डच भी आए थे और पुर्तगाली भी आए थे। लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे व्यापार पर, भारत के साथ जो व्यापार था उस पर अंग्रेजों ने पूरी तरह से एकाधिकार कर लिया, क्योंकि एकाधिकार की स्थिति में अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है, प्रतिस्पर्धा नहीं रहती है ना। लोगों को मजबूर किया जा सकता है कि तुम्हारी वस्तुएं मैं ही खरीद सकता हूँ, कोई दूसरा यहाँ है नहीं और तुम्हें सस्ते दाम में मुझे बेचना पड़ेगा। तो भारत के पहला उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना, क्योंकि इसी अनुकूल स्थिति में कंपनी भारत में सस्ती वस्तुएं खरीद सकती थी, अधिक से अधिक सस्ती वस्तुएं खरीद सकती थी और उसे महंगे दामों पर बेच सकती थी, क्योंकि कंपनी का कोई दूसरा प्रतिस्पर्धी भारत में नहीं था। ठीक है, तो ये था व्यापार पर एकाधिकार का लाभ। दूसरा उद्देश्य क्या था कंपनी का? भारत की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर भारत के राजस्व पर एकाधिकार स्थापित करना। ठीक है, सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर भारत के राजस्व पर एकाधिकार। पहला व्यापार पर एकाधिकार, उसके बाद सत्ता स्थापित कर या सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर राजस्व पर एकाधिकार करना। यह उद्देश्य कब प्राप्त हुआ? प्लासी और बक्सर युद्ध से प्राप्त हुआ। प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल में राजनीतिक सत्ता हासिल हुई और साथ ही आप देखेंगे, आपने देखा है कि इलाहाबाद की संधि के माध्यम से शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी, है ना। तो प्लासी बक्सर युद्ध के बाद राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ और राजस्व पर एकाधिकार स्थापित हुआ, बंगाल के राजस्व पर, क्योंकि दीवानी मिल गई थी, राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया था, है ना। तो व्यापार पर भी अधिकार स्थापित हुआ और राजस्व पर भी एकाधिकार स्थापित हुआ। इसी के बाद वास्तव में भारत का शोषण और धन का बहिर्गमन प्रारंभ होता है। इसी के बाद वास्तव में भारत का शोषण और धन का बहिर्गमन प्रारंभ हुआ। कैसे? कंपनी इससे पहले भारत से माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से मुद्रा लाती थी। भारत से माल खरीदने के लिए कंपनी को इंग्लैंड से मुद्रा लाना पड़ता था। लेकिन अब क्या स्थिति है? सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद राजस्व पर भी एकाधिकार स्थापित हो गया है बंगाल की। तो कंपनी को मुद्रा लाने की जरूरत है इंग्लैंड से? नहीं। अगर भारत में वस्तुएं खरीदनी है, व्यापार पर एकाधिकार कर लिया है वस्तुएं खरीदने के लिए, अब मुद्रा चाहिए, वो भी इंग्लैंड से लाने की जरूरत नहीं, वो भी भारत में उनके कदमों में है ना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। तो कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से मुद्रा मंगाना बंद कर दिया। समझ रहे हैं? यानी भारत में जो माल कंपनी खरीद रही है, एक विदेशी कंपनी, वो अपने देश से मुद्रा नहीं ला रही है, भारत से ही उसे मुद्रा का स्रोत अथाह मात्रा में प्राप्त हो गया है ना। मुद्रा मंगाना बंद कर दिया। अब कंपनी भारतीय मुद्रा से, समझिएगा इसे, भारतीय मुद्रा से भारतीय वस्तुएं सस्ते में खरीदकर, सस्ते में खरीदने का अर्थ था कि मुद्रा तो भारत की ही थी, लेकिन भारतीय वस्तुएं भी सस्ते में खरीदती थी, अर्थात भारतीय व्यापारियों को ज्यादा मुद्रा नहीं देती थी, वस्तुएं तो खरीद लेती थी लेकिन उसके बदले में मुद्रा बहुत ही कम देती थी। तो सस्ते में वस्तुएं खरीदकर उसे भारतीयों को ही महंगे दामों पर बेचती थी। यानी खरीदती थी कम मुद्रा देकर और बेचती थी अधिक से अधिक मुद्रा देकर। यानी यहाँ भी मुद्रा प्राप्त हुआ, राजस्व पर एकाधिकार, और महंगे दामों पर बेचने से फिर दोबारा भारत का मुद्रा प्राप्त हुआ। इसे ऐसे समझिए। अब कंपनी ने भारतीय मुद्रा से ही भारतीय वस्तुएं सस्ते में खरीदकर भारतीयों के ही महंगे दामों पर बेचने लगी। मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ वो किसका होता था? इंग्लैंड का था, न कि भारत का, क्योंकि कंपनी जो लाभ कमा रही थी कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी। यानी भारत से ही मुद्रा प्राप्त करके भारत से ही वस्तुएं खरीदकर महंगे दामों में बेचकर वो मुद्रा कहाँ चला जाता था? लाभ के रूप में इंग्लैंड चला जाता था। वास्तव में भारत की मुद्रा कहाँ जा रही थी? इंग्लैंड जा रही थी। वास्तव में ये स्वस्थ व्यापार नहीं था। व्यापार तो तब होता जब इंग्लैंड से मुद्रा आती है और भारत से वस्तुएं खरीदा जाता, लेकिन भारतीय मुद्रा से ही भारतीय वस्तुएं सस्ते में खरीदकर महंगे दामों पर बेचकर जो लाभ मिलता था चला जाता था इंग्लैंड। यही है मुद्रा अथवा धन का भारत से इंग्लैंड की तरफ बहिर्गमन। समझ में आया? इसी से भारत का असली शोषण प्रारंभ होता है। कंपनी का पहला निशाना बना भारतीय हस्तशिल्प उद्योग। यहाँ के जो देसी बुनकर होते थे उनको बहुत ही कम मूल्य पर कपड़ा और धागे बुनने पर मजबूर किया जाता था। सस्ते से सस्ते दाम देकर कपड़ा और धागे बुनने पर मजबूर किया गया। ठीक है, और उस कपड़े और धागे को या तो इंग्लैंड भेज दिया गया या तो भारत में या बाहर बेचा गया। यानी भारत को मुद्रा दी ही नहीं जा रही थी,
भारतीय व्यापारियों को मुद्रा दी ही नहीं जा रही थी, तो भारत में टिकेगी कैसे? सारी की सारी मुद्रा चली जा रही थी इंग्लैंड। तो धागे बुनने पर मजबूर किया, जिससे उनका बहुत अधिक से अधिक शोषण हुआ। इसीलिए पर्सिवल स्पीयर ने इस काल को बेशर्मी और लूट का काल कहा है। पर्सिवल स्पीयर ने इस काल को बेशर्मी और लूट का काल कहा है। और के एम पनिक्कर ने विशेष रूप से 1765 से 1772 के काल को, के एम पनिक्कर ने विशेष रूप से 1765 से 1772 के काल को भारत में डाकू राज्य की संज्ञा दी है, क्योंकि इसी काल में द्वैत शासन लागू था। द्वैत शासन के दौर में ज्यादा से ज्यादा शोषण हुआ भारत का। ठीक है, ये था भारत में वाणिज्यिक पूंजीवाद का दौर। इसके बाद अगले वीडियो में हम औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद को समझेंगे। इसी तरह से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। शीघ्र ही 1857 की क्रांति आएगी। नमस्कार।